आइए शुरुआत करते हैं अच्छी और सच्ची खबरों की। सबसे पहले बात भारतीय सेना की, जिसने महाराष्ट्र के नासिक में मौजूद देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में सालाना युद्धाभ्यास किया। तोपची नाम की इस एक्सरसाइज में इस बार K9 वज्र, धनुष, इंडियन फील्ड गन, लाइट फील्ड गन और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स जैसे हथियारों की ताकत को परखा गया। यानी इस बार इस आर्मी एक्सरसाइज में स्वदेशी हथियारों की क्षमता को परखा गया। ये मेगा अभ्यास लेफ्टिनेंट जनरल एस हरिमोहन अय्यर, अति विशिष्ट सेवा मेडल, कमांडर स्कूल ऑफ आर्टिलरी और कर्नल कमांडेंट रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी के नेतृत्व में किया गया। पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ बरसते रॉकेट, तोप और टैंकों से अंधाधुंध बरसते गोले, और आसमान में गरजते सेना के ये हेलीकॉप्टर। ये तस्वीरें न तो किसी जंग के मैदान की हैं और न ही किसी स्पेशल ऑपरेशन का हिस्सा हैं, बल्कि एक्शन से भरपूर तस्वीरें आई हैं महाराष्ट्र के नासिक से, जहां देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना ने एक मेगा युद्धाभ्यास किया। जिसे एक्सरसाइज तोपची नाम दिया गया। हर साल होने वाली इस एक्सरसाइज में सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट अपनी तोपों, आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम की ताकत और मारक क्षमता का प्रदर्शन करती है, और इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला। लेकिन इस बार एक्सरसाइज में देश में बने स्वदेशी हथियारों जैसे K9 वज्र, धनुष, इंडियन फील्ड गन, लाइट फील्ड गन सिस्टम और पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जैसे हथियारों की ताकत को इस युद्धाभ्यास में परखा गया। भविष्य के युद्धों को कैसे स्वदेशी हथियारों के दम पर लड़ा जाए, इसकी तैयारी भारतीय सेना ने शुरू कर दी है। देवलाली में भारतीय सेना अपनी आर्टिलरी पावर का दमखम तोपची युद्धाभ्यास के तौर पर दिखा रही है, जिसमें भारतीय सेना की जो अलग अलग आर्टिलरी गन है, चाहे बात K9 वज्र की जाए, फील्ड गन की बात की जाए, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर पिनाका की बात की जाए, धनुष की बात की जाए, ऐसी तमाम आर्टिलरी गन से इस युद्धाभ्यास में भारतीय वायु सेना अपनी ताकत दिखा रही है। इन हथियारों से जब फुल पावर के साथ गोला बारूद दागे गए तो पूरा देवलाली फील्ड फायरिंग रेंज चंद सेकंड में ही धुएं और धूल के गुब्बार से फट गए। इतना ही नहीं, इस दौरान हाईटेक बंदूकों, मोर्टार रॉकेट और ड्रोन जैसी मारक क्षमता और निगरानी उपकरणों का भी प्रदर्शन किया गया। युद्धाभ्यास के दौरान इन स्वदेशी हथियारों की मारक क्षमता का प्रदर्शन देखकर सेना के अफसर भी इनकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। ईस्टर्न कमांड हो या नॉर्दर्न कमांड हो, सेंट्रल कमांड हो, वहाँ पे ये अल्ट्रा लाइट हाउसर बिल्कुल आगे तक जा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, इसको एक छोटी से छोटी गाड़ी से ले जाया जा सकता है, छोटे ट्रैक्स के ऊपर ले जाया जा सकता है, जरूरत पड़ने पे चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है। पिछले साल हमने K9 वज्र को लद्दाख में इंडक्ट किया, और जैसे कि आपने कमेंट्री में भी सुना होगा कि जब सांग हो या ट्यूबर हो, वहाँ पे K9 वज्र आज पहुँच गया। विंटराइजेशन हो गई है, और मेरे को उम्मीद है कि अगर जरूरत पड़े तो और भी K9 वज्र बन जाएगा। धनुष गन सिस्टम आते ही सबसे पहले नॉर्दर्न बॉर्डर्स में डिप्लॉय हुआ है, वो भी एकदम बढ़िया काम कर रहा है। हर साल होने वाले इस युद्धाभ्यास के दौरान ट्रेनिंग भी होती है और कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाता है, जो इस बार भी एक्सरसाइज के दौरान देखने को मिला। सेना की ये सारी कवायद इसलिए है ताकि अगर नौबत जंग की आ जाए तो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से जंग के मैदान में एक साथ निपटा जा सके, जिसके लिए भारतीय सेना का बीते कुछ सालों में तेजी से मॉडर्नाइजेशन भी किया गया है, जिसके तहत सेना के तीनों ही अंगों को ऐसे स्वदेशी हथियारों से लैस किया जा रहा है, जबकि कुछ हथियारों का ट्रायल अभी चल रहा है, जो जल्दी ही सेना का हिस्सा बनने वाले हैं।
देश में सेना के लिए बने इन घातक हथियारों को देखकर ये पता चलता है कि रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का जो संकल्प लिया गया है वो अब पूरा होता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का जो अभियान चलाया जा रहा है उससे लेकर लेफ्टिनेंट जनरल एस हरमोहन अय्यर का क्या कहना है, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। इस साल के एक्साइज तोपची में हमने आत्मनिर्भरता के ऊपर जोर दिया है। जो भी आपने आज फायर देखा है इसका मैक्सिमम पार्ट हमारे देश में बनी हुई गन्स और एमुनेशन का रहा। आज आपने देखा किस तरह से धनुष गन सिस्टम जो बहुत ही रिसेंटली हमारे आर्मी में इंडक्ट हुई है उसने आज आपको अपनी काबिलियत दिखाई। K9 वज्र जो पॉसिबली दुनिया की सबसे बढ़िया सेल्फ प्रोपेल्ड गन सिस्टम है उसकी कैपेसिटी आपने देखी। और M777 ULH जो कहने के लिए तो अमेरिकन गन है लेकिन आपके लिए ये जान के खुशी होगी ये गन भी हमारे हिंदुस्तान में एक इंडियन कंपनी के द्वारा असेंबल की हुई गन है। तो WLR स्वाति आपने देखा वो भी हमारा एक नया काबिलियत को दर्शाता है जो दुनिया के किसी भी वेपन लोकेटिंग रडार के से बेहतर रडार है। हमारे रॉकेट सिस्टम्स जिनको आपने आज फायर करते हुए देखा है ये भी सभी इंडियन मैन्युफैक्चर्ड और इंडियन एमुनेशंस को फायर कर रहे हैं। तो ये बता के हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारी आत्मनिर्भरता का जो जोर है वो बिल्कुल चरम स्पर्श पे है और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से हमारी इंडस्ट्री और हमारे जितने भी सप्लायर्स हैं वो हमारे को और भी आत्मनिर्भर बनाने में हमारी सक्षमता को बढ़ाएंगे। तोपची एक्सरसाइज में स्वदेशी हथियारों की ताकत देखने के बाद अब भगवान राम की बात करते हैं, जिनकी प्रतिमा के निर्माण के लिए नेपाल की गंडकी नदी से निकाली गई शालिग्राम शिला जनकपुर से अयोध्या के लिए रवाना हो चुकी है। इन दिनों शिलाओं के दर्शन के लिए रास्ते में लोगों का भारी हुजूम देखने को मिल रहा है। शास्त्रों के मुताबिक शालिग्राम में भगवान विष्णु का वास माना जाता है और पौराणिक ग्रंथों में माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का जिक्र भी किया गया है और इसीलिए नेपाल में मिली इन शिलाखंडों को बहुत ही खास माना जा रहा है। हालांकि अयोध्या पहुंचने पर एक्सपर्ट्स और शिल्पकार इन शिलाओं का बारीकी से परीक्षण करेंगे, जिसके बाद मूर्ति निर्माण पर फैसला लिया जाएगा। सड़कों पर उमड़ा आस्था का सैलाब, कहीं गाजे बाजे से हो रहा स्वागत तो कहीं प्रभु श्री राम के भजनों की गूंज। आस्था और भक्ति से सराबोर की तस्वीरें देवशिला यात्रा की हैं, जो भारत नेपाल बॉर्डर से आई। फूलों से सजे ट्रकों पर रखी इन शालिग्राम शिलाओं की एक झलक पाने के लिए राम भक्तों का हुजूम उमड़ रहा है। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर कोई इन शिलाओं के दर्शन को बेताब नजर आए। इतना ही नहीं, सड़क से गुजर रहे राहगीर भी रुक रुक कर इन शालिग्राम शिलाओं के आगे श्रद्धा से शीश झुकाते नजर आए। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में जिस शिलाओं का इस्तेमाल राम और सीता की मूर्ति बनाने के लिए किया जाएगा, उन्हीं देव शिलाओं को अब नेपाल के रास्ते भारत पहुंचाया जा रहा है। और इस वक्त हम मौजूद हैं भारत नेपाल सीमा पर और आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये दो बड़ी बड़ी शिलाएं हैं, 40 टन की शिलाएं। शालिग्राम की इन दो शिलाओं को नेपाल की गंडकी नदी से निकाला गया है, जिनका कुल वजन करीब 40 टन बताया जा रहा है। इन शिलाओं को अयोध्या लाने के लिए राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य जनकपुर पहुंचे थे, जिनकी देखरेख में ये शिलाएं 2 फरवरी को अयोध्या पहुंच सकती हैं। जिस रूट से ये शिलाएं अयोध्या लाई जा रही हैं, उस रूट पर जगह जगह इन शिलाओं को पूजने के लिए लोग फूलमाला, चंदन, रोली और अगरबत्ती लेकर इंतजार करते नजर आए। 26 जनवरी को पोखरा के काली गंडकी नदी से इन दो विशाल पत्थरों को, जो देव शिलाएं जिन्हें कहा जा रहा है, इन देव शिलाओं को लेकर 26 जनवरी को ये यात्रा पोखरा से शुरू हुई थी और आज इस यात्रा के 5वें दिन देखिए अब हम भारत नेपाल सीमा से होते हुए मधुबनी के रास्ते
बिहार में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि भारत में प्रवेश कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जबरदस्त उत्साह चारों तरफ देखने को मिल रहा है। तमाम राम भक्त जो है वो दोनों तरफ से, चाहे वो नेपाल के रहने वाले हो या भारत की तरफ रहने वाले हो, वो हजारों की संख्या में यहां जुटे हैं और इन देवशिलाओं को छूने के लिए कह सकते हैं बेकरार है। आस्था और भक्ति का ऐसा ही सैलाब नेपाल के जनकपुर धाम में भी एक दिन पहले दिखाई दिया था। माता जानकी और प्रभु राम के भक्त बड़ी संख्या में शिला पूजन के लिए जनकपुर धाम पहुंचे, जिनका जोश और उत्साह देखते ही बन रहा था। लोग यहाँ आ रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं शिलाओं की। हाँ, एकदम कर रहे हैं, पूरा श्रद्धा भक्ति के साथ कर रहे हैं। आप हम लोग तो सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि ये जो हो रहा है नेपाल भारत के तरफ से, ये दोनों देश के लिए बहुत अच्छा बात है, बहुत ही अच्छा है, खुशी की बात है ये। अयोध्या में राम जन्मभूमि का काम बहुत तेजी से चल रहा है। 2024 में जनवरी तक राम मंदिर का ग्राउंड फ्लोर तैयार कर दिया जाएगा। ऐसे में रामलला की मूर्ति भी वक्त पर तैयार की जा सके, इसके लिए एक्सपर्ट्स और मूर्तिकारों की एक टीम बनाई गई है, जो रामलला की 5 से 5.5 फीट की बाल स्वरूप प्रतिमा बनाएंगी। जबकि मूर्ति की ऊंचाई इस तरह तय की जा रही है कि रामनवमी के दिन सूर्य की किरण सीधे रामलला के माथे पर पड़े। हालांकि नेपाल से लाई जा रही इन देवशिलाओं से प्रतिमा बनाने का फैसला एक्सपर्ट और मूर्तिकार लेंगे। रोहित कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और नेपाल से इन देवशिलाओं को अयोध्या लाने का जिम्मा राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल को सौंपा गया है। हमारे सहयोगी रोहित सिंह ने उनसे बात की। अयोध्या में जिस राम मंदिर का निर्माण चल रहा है और वहां पर जिन पत्थरों से, जिन शिलाओं से श्री राम और मां सीता की मूर्ति बनेगी, उन देव शिलाओं को अब नेपाल के रास्ते भारत ले आया गया है। आपको सिर्फ तस्वीरें दिखा रहे हैं भारत नेपाल सीमा के जरिए। ये आप देख सकते हैं 2 बड़े ट्रक में इन देव शिलाओं को अब भारत की सीमा में प्रवेश कर गया है और अगले 2-3 दिनों में ये माना जा रहा है कि अयोध्या तक भी पहुंचेगा ये यात्रा, देवशिला यात्रा जो चल रही है। और कामेश्वर चौपाल हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनकी देख रेख में ये पूरा कार्यक्रम, ये पूरी यात्रा चल रही है। राम मंदिर के ट्रस्टी भी हैं। कामेश्वर जी, मंदिर निर्माण का काम तो तेजी से चल रहा है, अब लगता है ये 2 देवशिलाएं अब जब पहुंचेंगे अयोध्या तो मूर्ति निर्माण का काम भी शुरू होगा एकदम जल्द। ये काम शीघ्र होगा, क्योंकि हम लोगों ने राम जन्मभूमि पर जो मंदिर बन रहा है उसमें भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा का समय सुनिश्चित कर दिया है। तो उस समय सीमा के अंदर मूर्ति बननी है और फिर जनवरी में इसी प्रकार का माहौल पूरे देश में बनेगा जब प्रभु राम विराजमान होंगे अपने जन्म स्थान पर भव्य और दिव्य मंदिर में। जय श्री राम। जनवरी से मतलब राम मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा और लोगों के लिए खुलेगा जनवरी तक। जनवरी तक संपूर्ण मंदिर नहीं होगा, लेकिन गर्भगृह सहित जो ग्राउंड फ्लोर है उसका निर्माण हो जाएगा। वैसे मंदिर और मंदिर से जुड़े हुए सारे चीजों को करने में तो मिनिमम 5 वर्ष लगेगा, लेकिन मंदिर के गर्भगृह पर देश को भगवान को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। और ये बताइए, जो देवशिलाएं हैं इसका कितना महत्व रहेगा इन मूर्तियों के निर्माण में, क्योंकि काफी विशेषज्ञों की राय लेने के बाद इन पत्थरों को चुना गया है। देखिए, हमारे यहाँ तो संपूर्ण सृष्टि मात्र में कण कण में भगवान स्वरूप देखते हैं हम। इसीलिए तुलसीदास ने कहा था, सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो कंकर कंकर में शंकर देखने की दृष्टि इस भारतीय संस्कृति की है, लेकिन उसमें भी हम लोगों ने कुछ खास देव का खास स्थान पर वास मानते हैं। तो जो पत्थर जा रहा है वो शालिग्राम पत्थर है, उस पत्थर को ही हम विष्णु स्वरूप मानते हैं और भगवान विष्णु का वास इस पत्थर में है, शालिग्राम पत्थर में। और भगवान राम उन्हीं के अवतार थे, तो उस पत्थर से जब बनेगा तो देश में शांति का, समृद्धि का, प्रेम का, दया का, करुणा का भाव पैदा होगा। जो राम राज की सपना हमारे पुरखों ने देखा था, शायद वो राम राज का सपना हमारे जो आज का नौजवान है उसको साकार होते देखेंगे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन देवशिलाओं से प्रतिमा निर्माण के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इसी प्रक्रिया को बता रही मेरी सहयोगी शिल्पी सेन।
अयोध्या में भव्य राम मंदिर का इंतजार लोगों को है, पर इस बीच लोगों के मन में इस बात को लेकर भी उत्सुकता है कि राम जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर में विराजमान होने वाली रामलला की प्रतिमा कैसी होगी। राम मंदिर ट्रस्ट ने भी इस पर मंथन शुरू कर दिया है और अपनी बैठकों में इस बात को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और विशेषज्ञों का पैनल इस बात को लेकर के चर्चा कर रहा है कि रामलला की प्रतिमा कैसी होनी चाहिए, यानी प्रतिमा ऐसी हो जिससे बाल सुलभ चंचलता और देवत्व का भाव दोनों झलके। दरअसल संसार भर में इस समय श्री राम की जो प्रतिमाएं देखी जाती हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की हैं, लेकिन जन्मभूमि पर बने मंदिर में विराजमान होने वाली राम की प्रतिमा राम के बाल स्वरूप में होगी, यानी कि रामलला की प्रतिमा होगी। और रामलला की प्रतिमा की भाव भंगिमा कैसी हो, मुख कैसा हो, इसको लेकर के विशेषज्ञ और ट्रस्ट के सदस्य मंथन कर रहे हैं। बैठक में इस बात पर चर्चा भी की गई और वासुदेव कामत यानी ख्यातिलब्ध चित्रकार, जिनको इस बात की जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस बात का आर्ट वर्क तैयार करें कि रामलला की प्रतिमा कैसी होगी, उन्होंने स्केच भी सामने रखा। इसके अलावा जिस तरह से बाल स्वरूप राम के चेहरे की भाव भंगिमा वाली तस्वीरें अभी मिलती हैं, उनको भी बैठक में कंप्यूटर पर देखा गया, उनको भी लोगों ने देखा और उस पर अपने अपने सुझाव दिए। दरअसल तुलसीदास के राम सौंदर्य, शक्ति और मर्यादा का ऐसा संतुलन है जिसका उदाहरण दुनिया में कहीं भी नहीं और मिलता। इसलिए इस बात को देखना जरूरी है कि एक तरफ तो बाल सुलभ चंचलता होनी चाहिए रामलला के मुख पर, वहीं पर उनकी मुस्कान और उनके नेत्र भी ऐसे हों जिससे देवत्व का भाव झलके। इसके अलावा किस तरह से उनका पहनावा होगा, यानी खड़ाऊ राम पहने होंगे, धनुष और बाण लिए हुए होंगे, इस बात पर भी चर्चा हुई। फिलहाल आर्ट वर्क एक बार फिर सभी सुझावों को शामिल करके तैयार किया जाएगा, उसके बाद जो दूसरे विशेषज्ञ हैं वो देखेंगे। अभी इसके लिए विशेषज्ञों का एक पैनल जानकारी के अनुसार तैयार किया गया है, जिसमें चित्रकार कलाकार वासुदेव कामत हैं और इसके अलावा सुदर्शन साहू जो ख्यातिलब्ध पद्म विभूषण मूर्तिकार हैं, शिल्पकार हैं, वो हैं और इसके अलावा राम सुथार जो बहुत ही ख्यातिलब्ध शिल्पकार हैं वो हैं और उन्होंने उसके अलावा पुरातत्ववेत्ता और शोधकर्ता भी हैं। उनको इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि वो रामलला की प्रतिमा को तैयार करें और इसके लिए सभी बातों को देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बर्फ अटैक की। पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से कश्मीर की खूबसूरती में चार चांद लग गए हैं, जिससे वहां पहुंच रहे पर्यटकों और स्थानीय कारोबारियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। आसमान से गिर रही बर्फीली फुहारों का सैलानी जमकर लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन इस बर्फबारी के साइड इफेक्ट भी बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं। सड़कों पर 3 से 4 फीट मोटी बर्फ की चादर बिछी हुई है, जिसने आवाजाही में खलल डाल दी है। लेकिन गुड न्यूज टुडे की टीम सड़कों पर पहुंची और जायजा लिया कि किस तरह के हालात वहां पर हैं। हम आपको दिखाते हैं कि आवाजाही में कोई रुकावट ना हो, इसके लिए किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। पहाड़ों पर बर्फ, सड़कों पर बर्फ, घरों पर बर्फ, पेड़ों पर बर्फ और हर तरफ सफेद बर्फ की चादर। जम्मू कश्मीर के ज्यादातर इलाकों को एक बार फिर बर्फ ने ढक लिया है। भारी बर्फबारी ने लोगों को घरों में कैद होने को मजबूर कर दिया है। जो लोग मजबूरी में काम पर जा भी रहे हैं, उन्हें भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सड़कों से इस बर्फ को हटाने का काम भी जारी है। श्रीनगर की सड़कों का आप ये अंदाजा लगा सकते हैं, कोई आवाजाही नहीं हो पा रही है यहाँ इन सड़कों पर। इक्का दुक्का वाहन जो हैं सुबह अपनी कोशिश से चल रहे हैं, लेकिन अभी तक अधिकतर सड़कें जो हैं वो साफ नहीं हुई है। श्रीनगर में करीब
5 से 6 इंच बर्फ सड़कों पर रात के भीतर जमा हुई है और लगातार बर्फबारी हो रही है। फिलहाल दूसरे इलाकों की अगर बात करें, काजीगुंड, अनंतनाग या फिर गुलमर्ग, शोपियान, पुलवामा, 1 से 2 फुट बर्फ जो है सड़कों पर जमा हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रदेश के कई हिस्सों में अगले 24 घंटे में तेज बारिश और बर्फबारी की संभावना है। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यही कश्मीर में है, और कश्मीर का दिल श्रीनगर और श्रीनगर का दिल डल झील, जहां पर हम इस समय मौजूद है। आप देख सकते हैं ये डल झील का नजारा है, शिकारा है और ऊपर से जो है बर्फ पड़ रही है। यहां पर इस समय हम जहां मौजूद है, आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है उसके पीछे ही हरी पर्वत है, और हमारे पीछे जो पर्वत आप देख रहे हैं यहाँ पर शंकराचार्य जी का मंदिर है। ये जो पूरा बर्फ से ढका हुआ है और हैवी स्नोफॉल और ये नजर नहीं आ रहा, वो शंकराचार्य जी का जो मंदिर है वो इसी पहाड़ी पर है। और यहाँ इस समय जहाँ मौजूद है ये डल झील का किनारा है। सुबह से यहाँ पर लोग आते हैं भारी तादाद में, और इस बार जो है टूरिस्ट भी बहुत ज्यादा भारी तादाद में आया हुआ है। लेकिन क्योंकि आज सुबह बर्फ पड़ रही है और यहाँ पे पूरा का पूरा देखिए आप पीछे काम चल रहा है, स्नो को क्लियर किया जा रहा है, ये रास्ता पूरा है। ऐसी बर्फबारी में राहत के लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है। सड़कों पर बिछी बर्फ को हटाने का काम लगातार जारी है। सभी पीजी, इंजीनियरिंग और दूसरी परीक्षाएं खराब मौसम को देखते हुए स्थगित कर दी गई हैं। कश्मीर में आम जनजीवन प्रभावित है, लेकिन वहां पहुंच रहे सैलानियों से घाटी की रौनक जरूर बढ़ गई है। बारामूला की इस खूबसूरती को देखकर कौन रोमांचित नहीं हो उठेगा। आसमान से गिरती बर्फ की फुहारें धरती का मानो श्रृंगार कर रही हो। ऐसा लग रहा है कि कुदरत ने कूची से घाटी के कैनवस पर सफेद आकृति उकेर दी है। स्नोफॉल का ये भव्य नजारा देखकर हर कोई रोमांचित है। सैलानियों की तो मानो मनचाही मुराद पूरी हो गई। कश्मीर ही नहीं, ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का यही आलम है। मनाली में पहुंच रहे पर्यटकों को नेचर ने स्नोफॉल के तौर पर ऐसा गिफ्ट दिया है जिसे वो शायद ही कभी भूल सके। कल से लग रहा था कि नहीं हो रहा है करके, फिर एकदम सुबह देखा और दोस्त चिल्लाई बाहर आओ, स्नो है करके, और इतना अच्छा लगा कि बाहर आके वाह कितनी सारी स्नो है करके, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। प्लान गोवा था, गोवा जाके फिर मनाली आया हूँ। बर्फ है, स्नोफॉल देखना तो स्नोफॉल भी देख लिया हो। अभी शायद से मौसम अच्छा हो तो सोलंग वैली जाने मिलेगा, तो और टॉप पे जाने मिलेगा तो और अच्छा लगेगा। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बर्फबारी से पहाड़ियां बर्फ की सफेद चादर से ढक गई हैं। गंगोत्री मंदिर के परिसर में हर जगह बर्फ ही बर्फ है। गंगोत्री धाम के अलावा आसपास के इलाकों का भी यही हाल है। भैरव घाटी, हर्षिल, झाला, धराली सभी जगह पूरी तरह से बर्फ के आगोश में है। हालांकि भारी बर्फबारी की वजह से लोगों के लिए मुसीबत भी खड़ी हो गई है। धरासू यमुनोत्री मोटर मार्ग बंद हो गया है, जबकि गंगा घाटी का संपर्क सूखी टॉप से कट गया है। हालांकि मार्ग खोलने की कवायद लगातार जारी है। लगातार हो रही बर्फबारी अब परेशानी का सबब बनने लगी है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर से सटीक साबित हुई। इसके चलते उत्तरकाशी जिला समूचा शीतलहर की चपेट में आ गया है। अगर बात करें गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की, तो दोनों जो है बर्फबारी के आगोश में समा गए हैं। लगभग 1 फीट से भी अधिक बर्फ पड़ चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये बर्फ यहाँ पर चारों तरफ सड़क पर फैली हुई है। ये बसेस आ रही हैं, लेकिन ये अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि यहाँ पर एक फिसलने का भय बना हुआ है। ड्राइवर इसको साइड लगा देंगे, और साइड लगाने के बाद जब यहाँ पर कोई लोक निर्माण विभाग या राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण खंड की जेसीबीज या मशीनें या लेबर्स यहाँ पर आएंगी, उनके द्वारा सड़क से बर्फ को हटाया जाएगा। उसके बाद ही यहाँ से आवाजाही सुचारू हो सकेगी। बर्फबारी से भले ही आम लोगों को परेशानी हो रही हो, लेकिन यही बर्फबारी पहाड़ी इलाकों के लोगों के लिए कारोबार भी लेकर आती है। यहाँ बर्फबारी होने से पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। उत्तराखंड का मशहूर पर्यटन स्थल औली एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार है। औली में जबरदस्त बर्फबारी के बीच पर्यटक इस समय चेयर लिफ्ट का आनंद उठा रहे हैं। धीरे धीरे कुछ पर्यटक यहाँ पे पहुँच रहे हैं। वहीं औली की जो जमीन है बर्फ की
आगोश में आ चुकी है। जबरदस्त बर्फबारी इस समय औली में देखने को मिल रही है। पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं और आने वाले समय में यहाँ पे स्कीइंग खेलों का आयोजन होना है, जिसके लिए बर्फबारी बहुत जरूरी थी। इस समय औली में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बहुत बर्फ पड़ रही है, सब जम रहा है, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। स्नोफॉल बहुत अच्छी हो रही है, कोई प्रॉब्लम लगना है तो आ सकती है इधर। क्या कहेंगे, कैसा आनंद उठा रहे हो? बहुत अच्छा आनंद है। हम पुणे से आए, हमें इस मौसम का ऐसे ज्यादा अंदाजा नहीं था, लेकिन जो भी है स्वर्ग से कम नहीं है। बहुत अच्छा है, बहुत सही है। यहाँ पे आए हम मुंबई से और बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे स्नोफॉल पहली बार देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम कोमल है। यहाँ पर बहुत बर्फ गिर रही है बट बहुत मजा आ रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों तक पश्चिमी विक्षोभ और नमी के कारण पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है और बर्फबारी होने की भी संभावना है। इसके अलावा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ओलावृष्टि होने की भी संभावना जताई जा रही है। श्रीनगर से अशरफ वानी, चमोली से कमल नयन सिलोरी और उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पहाड़ों पर बर्फबारी है तो मैदानी इलाकों में सर्द हवाओं ने डेरा डाला हुआ है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर समेत मैदानी क्षेत्रों में पिछले 24 घंटे में हल्की बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा में तो बादल गरजे भी और बरसे भी। यूपी के कई इलाके ऐसे हैं जहां ओले भी गिरे हैं। वहीं राजस्थान के कई इलाकों में बारिश आफत बनकर आई है। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान हुआ है। एकदम से बदले हुए इस मौसम की वजह से पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इसको माना जा रहा है मुख्य वजह, जिसके प्रभाव से मौसम में बदलाव देखा जा रहा है। और जो लोग बर्फबारी देखने के लिए हिल स्टेशन पर जा रहे हैं उन्हें थोड़ी सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। शिमला पुलिस और जिला प्रशासन ने लोगों को हिदायत दी है कि लगातार बर्फबारी होने के कारण सड़क मार्गों पर यातायात न करें। बर्फबारी की वजह से रास्तों पर फिसलन बढ़ गई है। इतना ही नहीं, बर्फबारी की वजह से विजिबिलिटी भी कम हो गई है, जिसकी वजह से हवाई सेवा के साथ साथ सड़क यातायात में भी असर हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक 31 जनवरी तक इसी तरह का मौसम बना रह सकता है, लेकिन 1 फरवरी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी और इसकी शुरुआत कल यानी मंगलवार से देखी जा सकती है। मंगलवार को तापमान में इजाफा होने की संभावना है। मंगलवार को अधिकतम तापमान 22 और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। और आने वाले दिनों में बर्फबारी और बारिश के क्या आसार हैं और बारिश आने की वजह क्या है, ये जानने के लिए मेरे सहयोगी मनीष चौरसिया ने मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश कुमार से बात की। अगर आप ये पिक्चर से देखेंगे कि कल एक एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस था जिसका पोजीशन जहां पे था अफगानिस्तान में। और जनरली क्या होता है, जब भी वेदर होता है तो अफगानिस्तान और नॉर्थ पाकिस्तान में जब सिस्टम होता है तभी होता है मेनली, तो उसके प्रभाव में पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया में काफी ज्यादा रेनफॉल एक्टिविटी रहा और हिमालय में भी बहुत ज्यादा एक्टिविटी रहा, हैवी स्नोफॉल भी रहा। और जैसे आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, एनसीआर दिल्ली में भी ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर तक रेनफॉल रहा। कल पूरा दिन रेनफॉल रहा, मॉर्निंग आवर्स में भी रहा। और अब आगे है पोजीशन थोड़ा सा आगे, अगर आप क्लाउड मास देख रहे हैं थोड़ा आगे मूव कर गया है और ड्यू टू मूवमेंट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें तो आज के बाद ड्राई रहेगा, इसमें कोई हम वेदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। पंजाब हरियाणा में थोड़ा लाइट मॉडरेट रेनफॉल रहेगा, एनसीआर दिल्ली में नहीं रहेगा, बैज यूपी में रहेगा और इसके बाद नहीं है। उसके बाद आने वाले 4-5 दिनों में कुछ खास प्लेन्स में कोई वेदर की हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे। और आज के बाद क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मॉर्निंग टेम्परेचर, अगर आप जो पिक्चर्स में देखेंगे जहां क्लियर हो गया है और नॉर्थ वेस्टर्ली विंड आएंगी, उससे क्या है कि थोड़ा 2 से 4 डिग्री टेम्परेचर नॉर्थ वेस्ट इंडिया में गिर जाएगा, इंक्लूडिंग एनसीआर दिल्ली। लेकिन एज सच कोल्ड वेव कंडीशंस की हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे, क्योंकि टेम्परेचर नियरली 10 है, 7-8 हो सकते हैं जैसे पहले कोल्ड वेव कंडीशंस था, ऐसे सुबह की ठंड नहीं रहेगी और दोपहर के टाइम धूप निकलने की उम्मीद रहेगी ही। जा रहे बजट सत्र के ठीक पहले बुलाई गई सर्वदलीय बैठक की। संसद में शांति व्यवस्था और सदन की कार्रवाई बिना बाधा के जारी रखने के लिए बुलाई गई बैठक में 27 राजनीतिक दलों के 37 नेताओं ने हिस्सा लिया, जिनमें आम आदमी पार्टी, एनसीपी, टीएमसी और बीएसपी जैसे प्रमुख दल के नेता शामिल थे। हालांकि कांग्रेस का कोई भी नेता बैठक में मौजूद नहीं था, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे और अधीर रंजन चौधरी भारत जोड़ो यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए श्रीनगर पहुंचे हुए थे। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी के मुताबिक संसद के बजट सत्र को इस बार 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग 31 जनवरी से शुरू होगा और 13 फरवरी तक चलेगा। इसमें 31 जनवरी यानी कल
आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसके एक दिन बाद यानी 1 फरवरी को आम बजट पेश होगा, जबकि सत्र का दूसरा भाग 13 मार्च को शुरू होगा, जो 6 अप्रैल तक जारी रहेगा। सत्र शुरू होने से पहले सरकार ने सभी दलों के सहयोग की अपील की है। आप सब जानते हो, कल से बजट सत्र शुरू होने वाला है। इस बजट सत्र में महामहिम राष्ट्रपति जी का उद्बोधन होगा। उसके बाद बजट का प्रेजेंटेशन होगा। महामहिम राष्ट्रपति के भाषण के ऊपर द थैंक्स गिविंग मोशन पर चर्चा होगा, बजट पर चर्चा होगा और उसके बाद रेसेस होगा और मार्च 13 से फिर से हमारा सदन फिर से बैठेगा और फाइनेंस बिल इसके बारे में चर्चा होगा। आज इसके लिए हमने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया था। इस मीटिंग में 27 पार्टी पार्टिसिपेट किया। 27 पार्टी से 37 लीडर्स पार्टिसिपेट किया है। बहुत अच्छे माहौल में चर्चा हुआ है। कई डिमांड उन्होंने रखा, तो सरकार की तरफ से हमने तो कहा है, तो लास्ट टाइम भी हमने चर्चा की थी, जो शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन के बारे में उनका मांग था अपोजिशन का, और लास्ट टाइम भी जो विंटर सत्र अभी चला उसमें भी हमने शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, 2 शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन और सप्लीमेंट्री डिमांड्स ऑन ग्रांट्स पे ऊपर अपोजिशन के साथ चर्चा करके ही 12-13 घंटा हमने चर्चा की थी। उसमें सब विषय आ सकते हैं। अप्रोप्रिएशन बिल था, यही हमने उधर भी क्लैरिफिकेशन दिया है, इधर भी हम क्लैरिफिकेशन देने का कोशिश कर रहे हैं और ऐसे ही इस बार भी हम चर्चा के लिए तैयार है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।